कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग प्राथमिक स्तर सीटेट पेपर 1 टू 5 के लिए जो बाल विकास के प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं बाल विकास का पहला प्रश्न क्या है। अनेक स्थितियों में ये रहा। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है? पहला विकल्प है शारीरिक, दूसरा गत्यात्मक, तीसरा है सामाजिक, चौथा विकल्प है संज्ञानात्मक। इसका जो सही विकल्प है चौथा संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? पहला विकल्प है सिर से पैर की ओर, दूसरा है जटिल से सरल की ओर, तीसरा ब्रास से केंद्र की ओर, चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका जो सही विकल्प है पहला सिर से पैर की ओर। इन सभी प्रश्नों की व्याख्या भी नीचे दी गई है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। आइए देखते हैं विकल्प क्या है। विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जनसंचार माध्यम परिवार, दूसरा है विद्यालय परिवार, तीसरा परिवार विद्यालय, चौथा है मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम। इसका सही विकल्प है तीसरा परिवार विद्यालय। सामाजिक कारक प्राथमिक कारक में आता है परिवार और द्वितीयक कारक में आता है विद्यालय। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न जो जीन पियाजे से लिया गया है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो उत्पन्न होता है। पहला विकल्प अनुकरण, दूसरा असंतुलन, तीसरा है संरक्षण, चौथा विकल्प है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। इसका जो सही विकल्प है दूसरा असंतुलन। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, ये भी जीन पियाजे से ही लिया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? इसके विकल्प क्या है देखते हैं। पहला विकल्प है संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही विकल्प है पहला संवेदी गामक। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पहला विकल्प है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, दूसरा है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, चौथा है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। इसका सही विकल्प है चौथा कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न जो लेव वाइगोत्स्की से लिया गया है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है, दूसरा है बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, तीसरा है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, चौथा है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है निष्क्रिय अनुकरण, दूसरा है सहभागी अधिगम, तीसरा व्याख्यात्मक शिक्षण, चौथा है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा सहभागी अधिगम। अगला प्रश्न
9 नंबर प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? पहला विकल्प है मानकीकृत पाठचर्या, दूसरा पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, चौथा है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है जो हार्वर्ड गार्डनर से लिया गया है। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? पहला विकल्प है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, दूसरा है एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है, तीसरा विकल्प है जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चौथा विकल्प है कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न जो अभिकथन एवं कारण से लिया गया है। अभिकथन है इसका अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क है भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। 4 विकल्प हैं इसके। पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा ए और आर दोनों गलत है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देता है। पहला विकल्प है जेंडर समानता, दूसरा जेंडर समता, तीसरा जेंडर सशक्तिकरण, चौथा है जेंडर रूढ़िवादिता। इसका जो सही विकल्प है चौथा, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? पहला विकल्प है इसका उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, दूसरा है इसका विकल्प उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, तीसरा है उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, चौथा है उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण व पृथकीकरण करके। इसका जो विकल्प सही है चौथा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न है आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? पहला विकल्प है विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, दूसरा है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियां और चुनौतियों की पहचान करना, तीसरा है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना और या रोक लगाना, चौथा विकल्प है विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। प्रश्न है आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा स्वचिंतन, तीसरा कंठस्थीकरण, चौथा है निष्क्रिय अनुकरण। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न है विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन करने किस ओर संकेत करता है? पहला विकल्प है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, दूसरा है उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, तीसरा है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं या योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, चौथा है सामाजिक परिवेश बच्चों के
अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। विकलांगता व्यक्ति और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? पहला विकल्प है इसका चिकित्सीय, दूसरा है दानशीलता, तीसरा सामाजिक, चौथा है मानवीय अधिकार। इसका सही विकल्प है तीसरा सामाजिक। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है इसका जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, दूसरा है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, तीसरा है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, चौथा है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों के किस तरह की संभावना है? पहला है उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, दूसरा अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, तीसरा है यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, चौथा है समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। इसका सही विकल्प है चौथा। ये गुण प्रतिभाशाली बच्चों में होता है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है? पहला है लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, दूसरा है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, तीसरा है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, चौथा है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है जो अभिकथन और कारण से है। अभिकथन है इसमें अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को समूह रूप में ज्ञान सृजन करना चाहिए। पहला विकल्प है इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, दूसरा है इसका सही विकल्प ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तीसरा विकल्प है इसका ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा विकल्प है ए और आर दोनों गलत हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? पहला है व्यवहार अनुकूलन, दूसरा सहपाठी सहभागिता, तीसरा है अन्वेषण अधिगम, चौथा है पारस्परिक शिक्षण। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? पहला विकल्प है निष्क्रिय अनुकरण, दूसरा पुरस्कार और दंड, तीसरा है जिज्ञासा और अन्वेषण, चौथा कंठस्थीकरण। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? पहला विकल्प है अनुरूपक चिंतन, दूसरा प्रक्रियात्मक स्थिरता, तीसरा है बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, चौथा है प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? पहला विकल्प है इसका
वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अवप्रेरणा का उदाहरण है? पहला है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, दूसरा समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, तीसरा नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, चौथा है किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? पहला है जिज्ञासा, दूसरा असहायता का सीखा हुआ भाव, तीसरा गर्व, चौथा है आशा। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? पहला विकल्प है आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, दूसरा उनके पूर्व ज्ञान से संबंधता जोड़ेंगे, तीसरा ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, चौथा है उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? पहला है अध्यापक द्वारा प्रदान पाठ, दूसरा है निराशा की भावना, तीसरा है विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, चौथा है विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन। इसका सही विकल्प है दूसरा, निराशा की भावना। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये प्रश्न पत्र 6 फरवरी 2023 का है। इसके जो बाल विकास के 30 प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने एक एक करके देखा। ऐसे ही क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।